हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस नए एजुकेशन ब्लॉग के अंदर। और आज हम बात करने जा रहे हैं जैसे कि कनाडा के अंदर और काफ़ी लोगों की एक कन्फ्यूजन थी कि क्या डिफरेंस होता है पीआर में, परमानेंट रेजिडेंस में, जो हम इमिग्रेशन कनाडा के अंदर लगाते हैं या एक्सप्रेस एंट्री लगाते हैं, और पीएनपी में। ठीक है, तो आज हम एक्सप्रेस एंट्री और पीएनपी के बारे में डिफरेंस देखने वाले हैं कि जो लोग कनाडा के लिए अप्रोच करते हैं, वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस होना चाहते हैं, तो वो कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और लोग जो जिस बात से जाते हैं तो एक कन्फ्यूजन बनी रहती है हमेशा कि एक्सप्रेस एंट्री और पीएनपी में क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास भी कई बार काफ़ी कमेंट आते रहते हैं लोगों के कि वो ये जानना चाहते हैं कि क्या डिफरेंस होता है एक्सप्रेस एंट्री में और पीएनपी में। तो हम इसको काफ़ी डिटेल से समझेंगे और उसके बाद जो जो इनके इम्पैक्ट पड़ते हैं, जैसे कि आपको आयल्स कौन सा देना है, ठीक है, और किस कैटेगरी के अंदर अप्लाई करते हो, ठीक है, आपकी एजुकेशन किस एजेंसी से करवाएं, ठीक है, एक्सप्रेस एंट्री कैसे प्रोफाइल बनानी है, पीएनपी में कैसे प्रोफाइल बनेगी, आपको आईटीए इनविटेशन वहाँ से कैसे मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों की आज हम बात करने वाले हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या क्या डिफरेंसेस रहने वाले हैं, कैसे कैसे हमें इनविटेशन आएगा। तो उसको थोड़ा सा कंपेयर करके समझते हैं ताकि आपके सारे ही जितने क्वेश्चन हैं आज हम वो क्लियर कर पाएँ। तो इसमें मेरी जो ये सीरीज़ है ये ऑलरेडी चल रही है, बट इस सीरीज़ में पहले हम दोनों के बीच में एक्सप्रेस एंट्री और पीएनपी के बीच में डिफरेंस देखेंगे। फिर उसके बाद ये देखेंगे कि कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कैसे हमें वहाँ से इनविटेशन मिलेंगे, किस किस कैटेगरी में हम लगेंगे, क्या हमारी एज फैक्टर करेगी, क्या हमारी एजुकेशन पे इम्पैक्ट पड़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मोस्टली लोग क्या करते हैं, देखिए हम पहले इनमें डिफरेंस देखते हैं, फिर मैं एज फैक्टर का, एजुकेशन का, आयल्स के क्या स्कोर है, फ्रेंच लैंग्वेज अगर आप करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सारों की स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि देखिए एक्सप्रेस एंट्री हम गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल वेबसाइट से इसकी को पढ़ेंगे, तो बट आपको सिंपली मैं बता दूं एक्सप्रेस एंट्री क्या होती है। एक्सप्रेस एंट्री के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, ठीक है। तो इसमें एक्सप्रेस एंट्री में क्या होता है, एक्सप्रेस एंट्री को आप ऐसे समझते हैं कि आपने जैसे कि एक्सप्रेस एंट्री के लिए अप्रोच करा कैनेडियन गवर्नमेंट को, तो वो सेंट्रल वाइज कंट्रोल आपको इनविटेशन आपको अप्लाई करते हैं। जैसे आप पूरी की पूरी जितनी उनकी प्रोविंस है, जैसे हम एक बार यहाँ से ये भी देख लेते हैं कि जो ओंटारियो हो गया, क्यूबिक हो गया, न्यू हो, तो ये सारी ब्रिटिश कोलंबिया हो गया, तो ये सारी वहाँ की प्रोविंस हैं और ये हमारी टेरिटरी हैं जो कनाडा के अंदर है। ठीक है, तो देखो मैं इसका रिलेशन लिंक करूंगा आपको कैसे होता है। देखिए सबसे पहले अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, हाउ एक्सप्रेस एंट्री वर्क्स। ठीक है, एक्सप्रेस एंट्री इज ऑनलाइन सिस्टम दैट यूज टू मैनेज एप्लीकेशन फॉर परमानेंट रेजिडेंस फॉर स्किल्ड वर्कर्स। देखिए अगर आप एक्सप्रेस एंट्री की जब बात करते हैं तो जो स्किल्ड वर्कर हैं, जैसे आपका कोई भी स्किल है, आप मैनेजमेंट के स्किल से आते हैं, आप टेक्निकल के स्किल से आते हैं, या आप डॉक्टरी लाइन से आते हैं, ठीक है, या जीएनएम, एएनएम या एमबीबीएस, या आप सीए हैं, तो उनका अलग अलग अपना एक स्किल है, तो दैट इज स्किल्ड वर्कर। ठीक है, उसमें डायरेक्ट ये होता है कि एक्सप्रेस एंट्री का हम प्रोफाइल बनाते हैं और कैनेडियन गवर्नमेंट को हम ये बोलते हैं कि हमारे ये डॉक्यूमेंट्स है जो एज पर उन्हें मांगते हैं। जैसे आपके आयल्स का टेस्ट मांगा, आपकी एजुकेशन मांगी, आपका एक्सपीरियंस मांगा, वो सारी चीज़ें हम कंबाइन करके वहाँ पे एप्लीकेशन डालते हैं और सेंट्रल वाइज डलता है। और तो जिस भी प्रोविंस को हम सिलेक्ट करते हैं, मोस्टली हम वो सारी प्रोविंस के लिए होता है बेसिकली। ठीक है, बट जब हम एक्सप्रेस एंट्री का बताते हैं तो हम उसमें ये देखते हैं कि हमें ये प्रोविंस पहले हम देख रहे हैं, उसके बाद जिस भी प्रोविंस में हमें परमानेंट रेजिडेंस मिल जाता है हम चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप अपना सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके, जैसे आपने आयल्स का टेस्ट ले लिया, आपने अपनी असेसमेंट करवा ली, उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है उनका आप एक कैलकुलेट करते हैं, सीआरएस स्कोर कैलकुलेट करते हैं। उस बेस के ऊपर, जैसे आपने काफ़ी सुना भी होगा कि इतनी कट ऑफ जा रही है, 470 जा रही है, 430 30 तो खैर गई नहीं कभी तक, तो ये 430 से 470 के बीच में, एक्सप्रेस एंट्री के बीच में आपका ड्रॉ निकलता है। तो उस पर उसके बाद अगर ड्रॉ में आपके वो कट ऑफ आप क्लियर कर रहे हैं तो उसमें आपका ड्रॉ आता है। तो अगर वो आपके पॉइंट उनसे ज़्यादा आ रहे हैं तो आप उस पर एक्सप्रेस एंट्री के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, तो और वहाँ से आईटीए मिल जाता है आपको। कैनेडियन गवर्नमेंट आपको इनविटेशन भेज देती है कि आप हमारी कंट्री में आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके क्या एज फैक्टर रहेंगे, कौन कौन एक्सप्रेस एंट्री में कर सकता है, कौन प्रोविंस में कर सकता है, तो बेसिकली पहले ये समझिए।
तो एक्सप्रेस एंट्री का बेसिकली मतलब ये है कि आप कैनेडियन गवर्नमेंट को बोल रहे हैं आपको किसी भी प्रोविंस में पर पीआर आपको मिल सकती है, पर जब हम एक्सप्रेस एंट्री की आप देखोगे डिटेल से तो उसमें ये बताया जाएगा कि आपको पहले कौन सी प्रोविंस चाहिए उसके बाद कौन सी है। तो ये बेसिकली एक सिंपल सा ही समझिए, ठीक है। उसके बाद आप पीएनपी देखिए। पीएनपी का क्या है, प्रोविजनल नॉमिनी प्रोग्राम, इसका पीएनपी वर्क्स है। देखिए इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, मैं दोबारा से यही बात करता रहा हूँ, ये बाद में हम इसको और डिफाइन करेंगे, पहले समझ लो। देखिए पीएनपी क्या होता है, पीएनपी में क्या होता है, वहां पे आप एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट को अप्रोच कर रहे हो कि आपको वहां पे आना है, आपने फाइल को अपना अप्लाई कर दिया। पीएनपी में क्या होता है, आप प्रोविंस वाइज अप्लाई करते हो, सेंटर वाइज अप्लाई नहीं करते। सेंट्रल वाइज में तो क्या हो गया, वो सारी प्रोविंस आ गई, पर इसमें क्या करते हैं, आप प्रोविंस वाइज अप्लाई करते हैं, ठीक है। पर इसमें कौन सा चाहिए, थोड़ा सा डिटेल और करते हैं। देखिए अब जैसे इसमें क्या था, प्रोविंस एंड टेरिटरी की बात की थी, अगर आपने एक्सप्रेस एंट्री के लिए अप्लाई किया तो आप इन सारी प्रोविंस को एक साथ ही अप्लाई कर रहे हैं, शॉर्ट में समझिए, और टेरिटरी के साथ अप्लाई कर रहे हैं। बट अगर पीएनपी में अप्लाई कर रहे हैं तो आप बेसिकली एक ही प्रोविंस को टारगेट कर रहे हैं और वहां पे अपनी फाइल को पंच कर रहे हैं, आप अपनी फाइल को लगा रहे हैं। जैसे आप ओंटारियो के लिए पीएनपी प्रोग्राम के लिए लगा रहे हैं तो अब खाली आपकी फाइल ओंटारियो के ही एलिजिबल होगी, वो सारी प्रोविंस के लिए एलिजिबल नहीं होगी। बट एक्सप्रेस एंट्री में वो सारी प्रोविंस के लिए आपको एलिजिबल होगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, फाइल आपको पीएनपी के लिए भी लगानी है और एक्सप्रेस एंट्री के लिए लगानी है। इन दोनों का आगे लिंक भी बताऊंगा मैं आगे आपको क्या लिंक है, सॉरी फॉर इसके लिए बार बार आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक डिफरेंस है। अब देखिए इसका मैं आगे जाके थोड़ा सा और भी दिखाऊं, हैव द स्किल्ड एजुकेशन वर्क एक्सपीरियंस टू कंट्रीब्यूट द इकोनॉमी ऑफ ए स्पेसिफिक प्रोविंस। देखिए यहाँ पे एक लाइन उसने बहुत डिटेल से बताया, फॉर ए स्पेसिफिक प्रोविंस और टेरिटरी। देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ से डिटेल से बताया, अगर एक्सप्रेस एंट्री में है तो हम एक ही फाइल से सारी प्रोविंस को अप्रोच कर रहे हैं एक ही बारी में। बट अगर हम पीएनपी के प्रोग्राम को चूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर मैंने पीएनपी प्रोग्राम की फाइल अपनी लगाई है तो ओंटारियो की लगाई है, तो मैं एलिजिबल क्यूबिक में एलिजिबल नहीं हूँ वहाँ पे जॉब देखने के लिए अपने मेरे स्किल्ड के अकॉर्डिंग। मान लो मेरा कोई भी स्किल्ड है तो मैं अगर पीएनपी के लगा रहा हूं तो मैं ओंटारियो की ही देख सकता हूं। अगर मैं लेट्स सपोज मैं इंजीनियर हूं और अगर मैंने पीएनपी पे ओंटारियो में लगाया तो मैं ओंटारियो में ही देख सकता हूं, मैं किसी प्रोविंस और टेरिटरी में वहां पे नहीं देख सकता। प्रोविंस का मतलब आप अगर इंडिया की बात करें, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम अगर सेंट्रल वाइज देखें तो पूरे इंडिया का सेंटर एक ही है, अगर एक्सप्रेस एंट्री हम तो इंडिया के लिए एलिजिबल है। अगर स्टेट की बात करें, वहां पे प्रोविंस बोलते हैं स्टेट को, अगर आप किसी दिल्ली के लिए लगा रहे हो, चंडीगढ़ के लिए लगा रहे हो, पंजाब, हरियाणा, एमपी, तो ऐसे वहां पे प्रोविंस है अलग अलग, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, दोबारा बताता हूं। यहाँ पे एक्सप्रेस एंट्री में आप सबके लिए एलिजिबल हो, ठीक है, एक ही फाइल के थ्रू, अगर बेसिकली समझना है फंडामेंटल। और अगर पीएनपी में लगाते हो तो आपका जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो आपने जो स्किल्ड है, वो एक ही प्रोविंस के लिए आप एक ही बार में फाइल लगाओगे। अगर अलग अलग लगाना है तो आप अलग अलग लगा सकते हो, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है कि एक्सप्रेस एंट्री में और पीएनपी में, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक चीज और यहाँ पे बताता हूं, जो लोग अब इसमें सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस एंट्री और पीएनपी में कहाँ डिफरेंस आता है और कहाँ लोगों को ज़रूरत पड़ती है पीएनपी के आने में। जैसे अगर आपकी एज अप टू 30 और 30 के बाद जैसे मार्क्स कम होने स्टार्ट हो जाते हैं, अगर मैं यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस के लिए रिकमेंड, और मेरे एक्सपीरियंस के 30 लोगों के अपने अपने हैं, अगर आपकी एज 30 और 31 मैक्सिमम तक है तो आप एक्सप्रेस एंट्री को अप्रोच कर सकते हो। अगर आप लेट्स सपोज करो कोई मास्टर है, किसी ने मास्टर की है, किसी ने बैचलर की हुई है, उसकी एज अप टू 30 तक है, ठीक है, उसका आईएलटीएस में भी अच्छा स्कोर आ जाता है। जैसे आप बेसिकली जिसे से बात करोगे 8777 माना जाता है बेसिक। अगर ये चीज़ें हैं तो आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू जा सकते हो। अप्रोक्स आपके नंबर 452 और 440 से 470-80 के अराउंड बनेंगे, क्योंकि अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, जैसे अगर आपका जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, अपनी एक आपका स्किल्ड है, ठीक है, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है और अगर आपके पास आईएलटीएस का अच्छा स्कोर है, तो उन लोगों के लिए एक्सप्रेस एंट्री एक अच्छा स्कोप है। वो एक्सप्रेस एंट्री से इजी पाथ से कर सकते हैं। आपकी लेट्स सपोज 30 से किसी की 28 एज है, उसके पास मास्टर है, आईएलटीएस के अंदर अच्छा स्कोर है, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस अंदर है, नो कोड अच्छा मिल सकता है, तो उसका स्कोर बेसिकली अगर ऑन एन एवरेज देखोगे तो 440 से 470 के बीच में अराउंड उसको मिल जाएगा, वो इजिली इसके थ्रू जा सकता है, ठीक है।
पीएनपी में क्या होता है, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, अगर आप पीएनपी के अंदर आते हैं तो पीएनपी के अंदर जैसे जो लोगों को मैंने बताया कि अगर उनकी एज 30 से 40 के बीच में लाई कर रही है, ठीक है, और उनका आईएलटीएस में भी स्कोर जैसे किसी का 6 और 7 के बीच में लाई कर रहा है, 6 या किसी में 7 आ जाता तो ऐसे आ जाता है, ठीक है, और उनका वर्क एक्सपीरियंस है पर एज का फैक्टर यहाँ आ गया है, तो वो सबसे ज़्यादा पीएनपी के लिए अपनी ट्राई करिए। और जैसे कि लास्ट में मैंने बताया था अपना एक्सप्रेस एंट्री भी अपना अप्लाई करके रखिए। तो देखिए ये बेसिक डिफरेंस था आपका एक्सप्रेस एंट्री में और पीएनपी में, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये चीज़ आपको समझ आई होगी, क्लैरिटी आई होगी कि आपको कौन लोगों को एक्सप्रेस एंट्री क्या होती है, पीएनपी क्या होता है। तो बेसिक डिफरेंस यही होता है, एक्सप्रेस एंट्री में आप सबको ही अप्लाई कर रहे हैं और पीएनपी में आप प्रोविंस वाइज अप्लाई करते हैं अपनी फाइल को, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रोविंस यहाँ पे और टेरिटरी लिखा भी था, बट अगर यहाँ पे आप एक्सप्रेस एंट्री में देखोगे तो एक्सप्रेस ऑनलाइन सिस्टम है, दोनों का ही ऑनलाइन लगना है। पर यहाँ पे क्या है, परमानेंट रेजिडेंस, उसमें भी आपने परमानेंट होना है स्किल्ड वर्कर के लिए, पर यहाँ पे आपको उन्होंने ये चीज़ नहीं लिखी कि इकोनॉमिकली फॉर ए स्पेसिफाइड प्रोविंस और टेरिटरी के लिए। यहाँ पे सबके लिए है, जैसा कि मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर की हैं, ठीक है, कनाडा के लिए। और प्रोविंस और टेरिटरी आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी प्रोविंस है, कितनी टेरिटरी है, कैसे कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो होप सो ये वीडियो आज आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ भी करना, क्योंकि काफ़ी लोगों की रहते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेस एंट्री एंड द पीएनपी। होप सो मैंने अपनी तरफ से काफ़ी ट्राई की है आपको समझाने की, आपको अच्छा भी होगा। उसके बाद भी आप अपनी सर्च कर सकते हैं, और भी चीज़ें देख सकते हैं, आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अपनी, क्योंकि ये बहुत आपका स्किल कि आपका स्किल कौन सा है उसके अकॉर्डिंग आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद भी मेरे जो चैनल है ट्रैवल बर्ड पे, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाके आप कनाडा वीज़ा और इसके ऊपर देखेंगे, अगर ये प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि हाउ टू अप्लाई स्टडी वीज़ा, हाउ टू क्रिएट एक्सप्रेस एंट्री जो मैंने आपको बताया था कनाडा के लिए, जो ये तो फ्लाइट्स, ये इसके अंदर सारी इक्विवेलेंसी की भी अपडेट आती रहती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ जाके भी देख सकते हो। तो बेसिकली आपको जो आज हमने क्लियर करना था कि क्या डिफरेंस है एक्सप्रेस एंट्री के और बीच में और पीएनपी के बीच में। होप सो ये आपको फिर अच्छा लगा होगा, मैं आशा करता हूँ। अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ऐसी वीडियो और देखने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।